फर्स्ट ईयर की क्लास में आज का टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम के पहले अपन लोगों ने लवक पढ़ा था, प्लास्टिड्स के पहले माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो राइबोसोम होता है, आपने सुना होगा दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माने बैक्टीरिया में इनकम्प्लीट सेल्स, न्यूक्लियस, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना गोल्जी का है, ना राइबोसोम। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स वेल डेवलप होती है, सभी कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती है। लेकिन राइबोसोम वाली संरचना दोनों में पाई जाती है, चाहे वो 70S और 80S, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों में ये संरचना राइबोसोम की पाई जाती है। क्या राइबोसोम? आपको मालूम होगा राइबोसोम का संबंध इससे जुड़ा हुआ है, प्रोटीन से, प्रोटीन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। प्रोटीन संश्लेषण हो, चाहे प्रोटीन से मैसेंजर आरएनए का नाम सुना है, वो भी राइबोसोम से जुड़ा हुआ है। यानी बिना राइबोसोम के प्रोटीन अपना कोई ना फॉर्मेशन हो सकता है और ना इसका सिंथेसिस हो सकता है, ना उपयोग हो सकता है बिना राइबोसोम के। तो राइबोसोम आप अभी आगे पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में कुछ कणों के में पाया जाता है, कुछ स्मूथ होती है, तो ये तो बात की चीज है। अगर इसका इंट्रोडक्शन ले राइबोसोम का, तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे क्लाउडी, CLAUD। इन्होंने इसका नाम 1943 में माइक्रोसोम्स रखा था। जो संरचना देखी थी सबसे पहले क्लाउडी ने 1943 में, इसका नाम क्या रखा था? माइक्रोसोम। रॉबिन्सन और ब्राउन ने सेम की जड़ों में देखा था। रॉबिन्सन और ब्राउन ने सेम की जड़ों में 1953 में देखा था। उन्होंने बताया था कुछ संरचना होती है। लेकिन जो पेलाडे थे, जो वैज्ञानिक अंतिम कौन से थे? पेलाडे थे। 1955 में इन्होंने जो वास्तव में अलग करके देख करके इसका नाम क्या रख दिया था? राइबोसोम। तो कौन से वैज्ञानिक माने जाएंगे? पेलाडे, PALAD। 1955 में इन्होंने ही उसका नाम क्या रखा था? राइबोसोम। और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1974 में। ये राइबोसोम का इंट्रोडक्शन है वैज्ञानिकों से संबंधित। अब राइबोसोम की अगर थोड़ा और पढ़ें, संरचना का मतलब है इनके बारे में और जानकारी लेंगे, तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में दोनों सेल्स में पाई जाती है। विशेष तौर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस माने केंद्रिका में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, हरित लवक में भी ये पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये स्वतंत्र अवस्था में 70S 80S दोनों प्रकार की, 80S ज्यादा डेवलप होती है, वो ज्यादा यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। कुछ मात्रा वैज्ञानिकों के अनुसार 70S की पाई जाती है। हालांकि कुछ किताबों में लिखा होगा 70S एब्सेंट होती है, लेकिन जो नई खोज के अनुसार बताया कि 70S और 80S दोनों प्रकार की राइबोसोम किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल। तो ये इसकी स्थिति है। और ये टोटल आरएनए का 75% भाग पाया जाता है। और इसमें दो प्रकार के आपने सुना होगा, 70S और 80S। S क्या है? सेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। S शब्द जो दिया है ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट राइबोसोम। अब 70S को दो भाग में डिवाइड करिए तो 50S और 30S। जरा ध्यान रखना, योग अलग होता है इनका, लेकिन ये दो भागों में 50S का होगा और ये 30S का होगा। यानी टोटल कितना होता है? 80, लेकिन है कितना? 70S। 70S को दो भागों में डिवाइड किया, 50S और 30S। इसी प्रकार से 80S को दो भागों में डिवाइड किया, 60S और 40S। 60S और 40S दो भागों, इसका योग 100 होगा। लेकिन है क्या? 80S। S तो अभी बताएंगे क्या होता है। अब इसको यदि दो भागों में डिवाइड किया, 40S वाला छोटा पार्ट होता है, 60S वाला बड़ा भाग होता है। 40S और 60S मिलाकर के क्या बन गया? 80S। ऐसे ही 70S को दो भाग में डिवाइड कर दो, 30S छोटा होगा, इसकी क्रिया 50 से जुड़ेगा ही, तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा बन जाएगा कौन सा? 70S। ये है इसकी कहानी राइबोसोम की। और सदैव एक ही इसका प्रमुख काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। जैसे वो इंजन वगैरह में तेल का उपयोग करता है, ऐसे ही ये राइबोसोम का काम करता है। राइबोसोम इंजन में
तेल का काम है, या एक प्रकार से मुखिया है ये। अब शेडबर्ग यूनिट क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इन्होंने क्या किया, 70s और 80s को दोनों को एक मशीन बनाई, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और उसमें दोनों को पहले घुमा दिया पहिया। जैसे वो नहीं, कभी कभी अपन लोग कहीं जाते हैं, देखते हैं मशीन में छल्ला फेंका जाता है, गोला फेंका जाता है, किस नंबर पर रुकता है। तो ये 70s 80s को लेकर के पूरे उस मशीन में डाल दिया और मशीन को घुमा दिया। वो पहिया घूमते घूमते कुछ 70s में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा मूवमेंट होता है। कुछ जो है कॉलम किस में पहुंच जाते हैं? 80s में। जिसका जो कॉलम होगा उसी कॉलम में ये व्यवस्थित जाकर के पहुंच जाते हैं, यानी 70s वाले कॉलम में जाएगा, 80s वाले कॉलम में जाएगा। तो 70s और 80s का ये डिफरेंशिएशन, इसी से उन्होंने शेडबर्ग यूनिट जो एस शब्द दिया है, अपसादन गुणांक या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसका जो एस शब्द दिया है वो ये दिया है। एक प्रकार का यंत्र बनाया और उस यंत्र में ये इसको इलेक्ट्रिक चार्ज देकर के घुमाया। 70s और 80s दोनों प्रकार के अलग अलग जो है उसमें पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद आगे की कहानी उसमें अलग हो जाती है। 70s अलग हो जाता, 80s अलग हो जाता, इस तरह से उसको पहचान सकते हैं। तो ये हुई राइबोसोम। वो कार्य सिर्फ एक ही है, क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना। क्योंकि हमने अभी बताया मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये सभी का काम केवल एक ही होता है, क्या? प्रोटीन संश्लेषण। तो ये टॉपिक हुआ इसका राइबोसोम का। अब इसके बाद अगला टॉपिक अभी पढ़ते हैं, आपके सामने हो जाएगा वो गोल्जी बॉडी। दूसरा टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के पहले अभी क्या पढ़ा था? राइबोसोम। गोल्जी एपरेटस भी छोटा है। एक वैज्ञानिक थे कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी थे जिन्होंने 1898 में, कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में एक संरचना देखी, केवल किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक में नहीं देखी। प्रोकैरियोटिक में ये संरचना नहीं पाई जाती। अभी राइबोसोम को आपको बताया था, 70s प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, और 80s और 70s दोनों यूकैरियोटिक में। लेकिन जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी एपरेटस है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और इसका इंट्रोडक्शन के रूप में कैमिलियो गोल्जी को जो 1898 में खोज की थी, और इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये कुछ ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, चलनी नलिकाओं में, आरबीसी में, स्पर्म में ये कुछ संख्या में पाए जाते हैं। वो अलग बात है अपवाद के रूप में, लेकिन सामान्य रूप से ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की जैसी संरचना होती है। देखिए ये खुला हुआ भाग है, ट्रांस से दो अवस्थाएं होती है, जो अंदर वाला भाग है, एक ऊपर वाला भाग है। जैसे ये वाली संरचना एक ऊपर की है, ट्रांस और सिस फेस, दो अवस्थाओं में डिवाइड करता है। और गोल्जी टाइप को 3 भागों में डिवाइड किया, सिस्टर्नी, वेसिकल और वैक्यूल्स। सिस्टर्नी, वैक्यूल्स और वेसल्स, ये तीन होगी, वेसल्स, सिस्टर्नी और वैक्यूल्स, ये 3 भागों में डिवाइड किया है। ये पूरी कोशिका में फैला रहता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम तो केंद्रक के चारों तरफ पाया जाएगा, लेकिन ये लगभग पूरी कोशिका में चारों तरफ फैला रहता है। और इनके द्वारा जो अपन लोगों को मेन टॉपिक है गोल्जी बॉडी के, कार्य ज्यादा आती है। तो संरचना हो गई। कार्य में अगर हम बात करें इनकी 3 प्रकार की संरचनाओं के बाद जो इसके कार्य होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कार्य दिया उन्होंने सिक्रीशन का। वेसिकल धमनियों से अनेक प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है, जिसके द्वारा अनेक क्रियाएं उसके अंदर का संपन्न होती कोशिकाओं की। कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट। तीसरा दिया है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। लाइसोसोम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। आत्महत्या के थैले, वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है, शेल प्लेट, सेल वाल, शेल प्लेट का और सेल वाल माने कोशिका भित्ति का। प्लांट्स में क्या करता है? ये कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। और एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये स्पर्म नहीं हुआ, मनुष्य के स्पर्म में यहां पर ये एक्रोसोम होता है, इसका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करता है।
गोल्जी बॉडी वैक्यूल्स और वेसल्स के जो सिक्रीशन से है वो एक्रोसोम है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। एक्रोसोम क्या करता है? जब फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है तो ये एक्रोसोम से दो पदार्थ निकलते हैं, हाइड्रोमिनिडेज और यूरिनीमिनिडेज। ये निकल करके ओवा, जो मैच्योर ओवा होता है फीमेल का, उसके ऊपर वाले जोना पेलुसिडा लेयर को क्या करता है? तोड़ देता है। इससे निकलने वाले तो एंजाइम से हाइड्रोमिनिडेज और यूरिनीमिनिडेज ये क्या करते हैं? इससे जो पदार्थ तरल निकल रहा है वो इस ओवा की लेयर को तोड़ करके हेड पार्ट इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, इसके अलावा और क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट और सिक्रीशन। इतने सारे किसके काम है? गोल्जी बॉडी के। तो गोल्जी बॉडी एमलियो गोल्जी ने खोज की थी। इसको कुछ में डिक्टियोसोम भी बोलते, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था, सस्टेनी, वेसल्स और वैक्यूल। ये संरचनाएं वैक्यूल्स कैसी होती है? राउंडेड होती है, रिक्टिकाएं इसको बोलते हैं। सिस्टर्नी नलियों जैसी होती है और वैक्यूल्स भी रिक्टिकाएं, अनेक प्रकार की रिक्टिकाएं पाते हैं। ये इन्हीं से तरल पदार्थ लसलसा स्रावित होता रहता है तीनों से, और उसके द्वारा कितनी चीजें बनती हैं? एक्रोसोम बनता है, सिंथेसिस की क्रिया होती है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और अनेक चीजें इससे वृद्धि करती रहती हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो दूसरा टॉपिक होगा इसका गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी के फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब छोटा सा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में जरा सुन लीजिए। लाइसोसोम के बारे में भी बता देते हैं। अभी क्या पढ़ा था? राइबोसोम, लाइसोसोम का दूसरा क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बाद अब पढ़ाते हैं हम आपको लाइसोसोम। अगला टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो अगला टॉपिक है, लाइसो बराबर होता है डाइजेस्टिव। ग्रीक भाषा में लाइसो बराबर डाइजेस्टिव, सोम माने बॉडी। एक ऐसी संरचना जो पाचन की क्रिया करती है। एक्चुअली में है क्या कि ये मान के चलिए, जैसे वो अपन लोग कभी देखा होगा कि पहाड़ों पर पत्थर को जब हिलाना होता है तो दानामेंट लगाते हैं, तो दानामेंट से विस्फोट करके पूरा क्षेत्र क्या है जाता है? हिल जाता है, और लोग आराम से उसको हथियारों से, अनेक प्रकार के लोहे के यंत्रों से पत्थरों को धीरे धीरे निकाल देती है। यानी कुल मिला के उस दानामेंट से क्या करते हैं? ये उसको हिला देते हैं। ऐसे ही ये लाइसोसोम डाइजेस्टिव बॉडी है। जहां शरीर को तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता हुई वहां पर ये जाकर के मस्तिष्क के आदेश से वहां पर जाकर के विस्फोट कर देता है। और विस्फोट मुख्य रूप से कहां करता है? जहां पर सेल डिवीजन हो, चाहे वो समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो। जहां पर इसमें विभाजन हो रहा है और कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही, वहां पर लाइसोसोम की 1-2 सेल्स को, 1-2 कण को जाके फेंक दिया, और वो जाके वहां उसमें क्या कर दिया? विस्फोट कर दिया। सबसे ज्यादा ये वैसे भी यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में ज्यादा पाया जाता है। एनिमल सेल्स में लिवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लिवर की कोशिकाओं में, सोमेटिक सेल्स में, जनन कोशिकाओं में सबसे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या के थैले, सुसाइड बैग बोलते हैं लाइसोसोम। याद रखना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को किचन बोलते, असर है कि नहीं? गोल्जी बॉडी को ट्रैफिकुलस बोलते, ये घूमता रहता है पकड़ने के लिए। राइबोसोम को इंजन बोलते। ऐसे सभी के अलग अलग नाम है। तो उसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग, आत्महत्या के थैले। ये 3-4 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, हेटेरोलाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम और ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहली संरचना बनेगी, उससे दूसरे अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। कुछ छोटे छोटे कण बनेंगे, उसमें कुछ बड़े कुछ छोटे हो जाएंगे। रेसिडुअल में भोजन संग्रह करते हैं, और ऑटोफेजेनिक में जो स्वतः होंगे वो अपना कार्य कर करके आगे बढ़ा देंगे। यानी 4 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 प्रकार के लाइसोसोम होते हैं। कार सुन लीजिए, इनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मैंने बताया ये छोटे छोटे टॉपिक है जिनके फंक्शन जरूरी है। फंक्शन में पहला दिया है डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल।
कोशिकीय बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतराकोशिकीय पाचन का कार्य करता है। ऑटोलिसिस, रोगों की स्थिति में ये रोगाणु को नष्ट करने का काम करता है। माइटोसिस माने वही बताया समसूत्री विभाजन, बहुत उपयोगी है समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। मोस्टली समसूत्री विभाजन होता है, एक सेल से दो सेल से गुणसूत्रों की संख्या समान अगला चैप्टर मिलेगा। और कैंसर वगैरह में ये हानिकारक कोशिकाओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो जो लाइसोसोम है, वैज्ञानिक थे DUB 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी एनिमल सेल से मुख्य रूप से, और 1974 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। तो ये हुआ लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन। गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन, कार्य। और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम पढ़ चुके, लाइसोसोम पढ़ चुके, गोल्गी बॉडी पढ़ चुके। गोल्गी बॉडी में कार्य ये 4 प्रकार है। डाइजेस्टिव बॉडी है, यानी पाचन, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो पाचन क्रिया को संपन्न कराता है। किसमें, शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर। तो ये आत्महत्या के थैले बोलते हैं उनको। जहां इनको छोड़कर ये कोशिका में फ्री कर दिए जाए थैले से, तो पूरे शरीर के अंगों को नष्ट कर देंगे। 1-2 सेकंड 3 सेकंड लगेंगे, सभी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए इनको थैले के अंदर बंद किया जाए, जैसे परमाणु बम वगैरह नहीं होता, हाइड्रोजन बम, ऐसे इनको बंद करके प्रोसेस पूरी की जाती है।